जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आपको नौकरी चाहिए, आपको अगर सब इंस्पेक्टर या आपको जे सम परीक्षक का एग्जाम को पास करना है, हिंदी 125 नंबर है, उसमें सब इंस्पेक्टर में इसमें 100 नंबर है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अंत तक देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे। वीडियो पसंद आए तो कम से कम 500 लाइक करें। साथ ही साथ पूरा कंटेंट देखे, एक एक चीज को अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, पूरा वीडियो देखे अच्छे से। और पेड कोर्सेज लेना है, आप नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। पहले वीडियो को देखे, ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है स्टूडेंट। पूरा अच्छे से देखे अंत तक। आज का हमारा जो प्रकरण है कारक, आप पहले कारक बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर भी आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस उद्देश्य से हम चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं कारक विभक्ति। सभी को गुड इवनिंग। कारक, कारक क्या होता है दोस्तों? कारक मतलब करने वाला कारक है। ठीक है, अगर शाब्दिक अर्थ इसका देखें तो करने वाला कारक है, लेकिन वहाँ फिर करने वाला तो कर्ता हो जाता है, तो कर्ता भी कारक है। ठीक, तो कारक मतलब वो होता है जो संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से हमको ये पता चले कि वो जो है उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से वो किस रूप में जुड़ा हुआ है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? कारक कहलाता है। ठीक है, धीरे धीरे आप आराम से समझते जाएंगे। ठीक, आप बड़े मनयोग से सुनिए। कारक जो है वो जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, जोड़ने का कार्य। किसको जोड़ने का कार्य? संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य करता है, उसको कारक कहते हैं। ठीक, लेकिन इसकी परिभाषा अगर हम लोग देखें दोस्तों, कारक की परिभाषा, तो कारक की परिभाषा क्या हो जाएगी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से इसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कारक कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, कारक अलग है और कारक के लिए जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है वो अलग है। ठीक, तो इसकी मैं परिभाषा एक बार लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। परिभाषा क्या हो जाएगी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से इनका संबंध, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकाशित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी परिभाषा हो गई, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकाशित होता है। ठीक है, वाक्य के अन्य शब्दों से क्या होता है? प्रकाशित होता है, या अन्य शब्दों से जो जुड़ता है या सूचित होता है, जैसा भी आप चाहें प्रयोग कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक है, तो कारक क्या होता है? कारक जो आप 8 कारक पढ़ते हो, एक्चुअल में वो संज्ञाएं ही है, संज्ञा या सर्वनाम ही है जो वो कारक होती है। विशेष रूप से आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। कारक क्या होता है? या तो संज्ञा होगी या तो सर्वनाम होगा, वही ही कारक होता है। ठीक है, कारक संज्ञा या सर्वनाम होती है, लेकिन उसका चिन्ह प्रत्येक कारक के लिए अलग अलग होता है। आप बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, मैं धीरे धीरे आपको उनसे जोड़ने का प्रयास करता हूं। ठीक है, पहले हम लोग एक सरल उदाहरण ले लेते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। आप लोगों ने 1000 बार इसको पढ़ा होगा। कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है, मारना क्या है? क्रिया है। मारना क्या हो गई दोस्तों? यहाँ क्रिया हो गई। ठीक, राम क्या हो गया? कर्ता, और रावण क्या हो गया? कर्म।
ठीक है। अब ये हमको पता कैसे चलेगा ये कर्ता है कि ये कर्म है, ठीक, हम शब्दों से उसको पहचानेंगे कहते। तो उसके लिए जो प्रयोग आता है दोस्तों ये कहलाता है आपका कारक चिन्ह। क्या कहलाता है? कारक चिन्ह, ठीक है। ये कारक चिन्ह हो गया। इन्हीं से हमको ये पता चलता है कि राम का संबंध वाक्य में किस प्रकार हुआ है, ठीक है। राम का संबंध वाक्य में किस प्रकार हुआ है। जैसे यहाँ पर ये ने विभक्ति से पता चला कि जो क्रिया कर रहा है वो राम है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर राम जो है वो कर्ता हो जाता है क्योंकि ये क्रिया कर रहा है, इस विभक्ति से पता चला। अब मैं लिखूं कि रावण ने राम को गले लगाया, गले लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? राम कर्म हो गया, रावण क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्या हो गया? रावण कर्ता हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये कर्म है, कैसे पता चला? उसकी विभक्ति से। उसकी विभक्ति चिन्ह जो है वो हमको सूचित करता है कि राम यहाँ पर क्या है दोस्तों? कर्म है। और यहाँ पर कर्म क्यों है? क्योंकि राम ने गले लगाने का कार्य किसने किया है? राम ने, ठीक है। तो ये विभक्ति चिन्ह जो है इस संज्ञा का जो है इस वाक्य में संबंध कैसा है उसको प्रकाशित कर रहा है। क्लियर है? ये जो विभक्ति चिन्ह है वो उस संज्ञा का संबंध वाक्य में कैसा है इसको प्रकाशित करता है। इसीलिए ये जो है वो क्या हो जाता है? कारक चिन्ह, कारक हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे अब आप लोग कि ये जो विभक्ति चिन्ह से हम लोग इसको पहचानेंगे कि ये कौन से कारक का है। दूसरी चीज, यहाँ पर हमेशा कारक विभक्ति जो है विभक्ति चिन्ह या परसर्ग जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो हमेशा संज्ञा के बाद ही प्रयोग में आता है। और ये संज्ञा के बाद जो प्रयोग में आएगा इसी से ये इसके कारक चिन्ह होगा। इसका कारक चिन्ह जो है ये होगा, इसका कारक चिन्ह ये होगा। मतलब संज्ञा के बाद ही दोस्तों जो है विभक्ति चिन्ह प्रयोग में आता है। ठीक, चलिए ये तो हो गया एक छोटा सा सिंपल उदाहरण। अब थोड़ा सा मैं विभक्ति आपको बता दूं, विभक्ति या कारक चिन्ह। विभक्ति किसे कहेंगे तो इसको विशेष रूप से याद रखिएगा, कारकों की पहचान कराने वाले, कारकों की पहचान कराने वाले पद को, कारकों की पहचान कराने वाले पद को क्या कहते हैं हम लोग? विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या विभक्ति भी कहा जाता है, ठीक है, या आप लोग परसर्ग कहते हैं। ठीक है, परसर्ग क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि वो बाद में जो है वो आता है, इसीलिए उसको परसर्ग कहा जाता है। बढ़िया, चलिए जैसे मुकेश खाना खा रहा, नहीं, इसमें विभक्ति आपको नहीं दिखेगी, ठीक है, विभक्ति चिन्ह यहाँ नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इसको हटा दिया। ठीक, जैसे इसी को लिख दें, मुकेश ने खाना खाया। ठीक है, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आपको दिख रहा है ने, और ये संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, और चूंकि ये बाद में प्रयुक्त होता है इसलिए इसको परसर्ग भी कहते हैं और इसी को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, जो कारकों की पहचान कराता है। ये जो है ये कारक की पहचान करा रहा है कि मुकेश कौन सा कारक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों? कारक। और ये जो है ने क्या हो जाता है हमारा? विभक्ति चिन्ह परसर्ग, इसी को कहा जाता है। ठीक है,
ये छोटा सा चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, एक एक चीज़ में जोड़ते हुए आपको चलता हूँ। ठीक, अब इसके प्रकारों पर आ जाइए। अभी उदाहरण बहुत सारे मिलेंगे दोस्तों, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जितने भी संज्ञाएं और सर्वनाम है वही कारक होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप विशेष साइड में छोटा छोटा चीज़ लिखते जाइए। ये आपके छोटे छोटे जो एग्ज़ाम है उसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसमें हम लोग कारक का जो प्रकार है उसको चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें चार्ट बना के आपको बताना पड़ेगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो कारक के भेद कह लीजिए, कारक के प्रकार कह लीजिए, कितने होते हैं दोस्तों? तो ये संस्कृत में तो 6 होते हैं। ठीक है, संस्कृत में 6 होते हैं, मूल भाषा में जो है 6 होते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा ये हिंदी में इनकी संख्या, चूंकि हमको हिंदी के अनुसार पढ़नी है, वो 8 होती है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सा होता है? तो देखिए, पहला होता है आपका कर्ता कारक, दूसरा होता है आपका कर्म कारक, तीसरा होता है आपका करण कारक, चौथा होता है आपका संप्रदान, पांचवा होता है आपका अपादान, छठवा होता है आपका संप्रदान अपादान संबंध, सातवां है आपका अधिकरण, और आठवां है आपका संबोधन। तो आप लोग कह लीजिए कारक के प्रकार हैं, ये कारक के भेद हैं, जो भी है आपको ध्यान में रखना है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये कर्ता कारक, कर्म कारक, इनका जो है विशेष प्रकार का चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों को, जिससे हमको कारक के संबंध में सूचना मिलती है किसी वाक्य में कि वो संज्ञा पद कौन से कारक के अंतर्गत आता है, उन्हीं चिन्हों को कहा जाता है दोस्तों विभक्ति चिन्ह। ठीक है, तो ये तो हो गया कारक, और ये हो जाएगा आपका, मैं सीधा यहाँ पर 8 लिख दे रहा हूँ, 8 हमको डिस्कस करना है। तो कारक और ये विभक्ति चिन्ह, यह इनकी विभक्ति, या आप परसर्ग कह सकते हैं, जो भी चाहे कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसको नहीं पूछेगा आपको। परसर्ग क्या होता है इसका? आपको पता है कर्ता, इसका जो चिन्ह है वो क्या है? ने। कर्म को, करण कारक से, के द्वारा, माध्यम या साधन के अर्थ में, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथकता के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, रे, ना, ने, नी। अधिकरण में, पर, ऊपर, नीचे। संबोधन हे, अरे, रे, ओ, अहो। ठीक है, तो ये इतने सारे जो हैं इसके चिन्ह होते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक,
कर्ता कारक का ने, कर्म कारक का को, करण कारक से के द्वारा, माध्यम या साधन के अर्थ में प्रयोग होगा संप्रदान के लिए, अपदान से पृथकता के अर्थ में, संबंध कारक का के की रारे री नाने नी, अधिकरण कारक में पर ऊपर नीचे, और संबोधन है हे अरे रे ओ अहो। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कर्ता कारक है ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कर्ता कारक के साथ ने दिखेगा ही। ठीक है, ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकाल के वाक्यों में प्रयोग होता है। ठीक है, भविष्य और जो है वर्तमान काल के वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं को, कर्म कारक को, तो कर्म कारक की विभक्ति में को का प्रयोग होगा। कर्ता कारक में भी कहीं कहीं आपको को देखने को मिलेगा, अभी बताने वाला हूँ, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो वहाँ पर भी वो कर्ता कारक होगा। यहाँ आप सारे कारकों को जानने के बाद मुख्य जो है वो वाक्यों में प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है, इसको आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जो ये कारक वाला मैटर है आपका क्लियर होगा। ठीक है, वाक्यों में प्रयोग जो है इसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, किस संदर्भ में कहाँ पर कैसे किया जा रहा है, तभी आप कारक सही पहचान पाएंगे। तो ये को कर्म कारक से के द्वारा, ठीक है, ये माध्यम के अर्थ में प्रयोग होता है दोस्तों से के द्वारा, और वहीं से जो है पृथकता के अर्थ में प्रयोग होता है। अब ये कैसे होगा, माध्यम, साधन और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, उन सभी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा से के द्वारा, और उसके बाद है संप्रदान कारक के लिए, यहाँ भी को विभक्ति का प्रयोग होता है। से का और भी जगह प्रयोग होता है, लेकिन आप विशेष रूप से ध्यान रखिए जो मेन है। ठीक, मेरे ख्याल से इतने डेप्थ में जाके नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पूछेगा तो मैं उन सारी चीज़ों को जहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है वो तक चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। कारक तो सामान्य चीज़ वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक, तो ये संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से पृथकता के अर्थ में। ठीक, यहां पर से आया, यहां पर से आया है, तो ये दोनों दोस्तों दूसरा है। ठीक है, ये जोड़ने का कार्य करेगा, माध्यम या साधन का कार्य करेगा, के साथ के बिना भी इसी में आता है करण कारक में, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अपादान कारक जो है वो से अलग होने के भाव को दर्शाता है। संबंध कारक का के की रारे री नाने नी। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है दोस्तों, ये का के की, ये तीन जो कारक हैं, ये तीन जो कारक हैं इन्हीं का प्रयोग संज्ञा के साथ में होता है का की के, और बाकी जो कारक है उसका प्रयोग जो होता है वो सर्वनाम के साथ होता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान में रखिएगा कि इनमें से ये तीन कारक का ही प्रयोग संज्ञा के साथ में हो गया। ठीक है, जैसे राम का, लक्ष्मण का, सीता की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो बाकी है इनका प्रयोग, ये इन सभी का प्रयोग जो है वो किस में हो सकता है, 9 के 9 कारक का सर्वनाम के साथ होता है। ठीक, आप ध्यान रखिएगा सर्वनामों के साथ ये, जैसे संज्ञा पद के साथ ये जुड़कर प्रयोग नहीं होते, लेकिन सर्वनामों के साथ ये संयुक्त रूप से प्रयोग होता है, जुड़कर प्रयोग होता है। जैसे देखिए, उसका, इसकी, ठीक है, और हो गया आपका मेरा, तुम्हारा। इस प्रकार से दोस्तों ये जो कारक विभक्तियां हैं इसके साथ संयुक्त रूप से जुड़कर प्रयोग होती है। ठीक, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद चलिए, हाँ, एक विभक्ति चिन्ह है यहाँ पर ने, और एक यहाँ पर ने है दोस्तों। दोनों ने को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। एक ने जब भी लगेगा इसमें किसी भी संज्ञा पद के साथ ने आएगा तो वो तो सीधा सीधा आपका कर्ता कारक हो गया। सर्वनाम के साथ भी अगर ने विभक्ति का प्रयोग होता है तो वो भी दोस्तों कर्ता कारक में प्रयोग में लाया जाता है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नहीं तो आप पूछेंगे सर इसमें ने का प्रयोग हुआ है और ये कर्ता कारक कैसे बन गया, इसको तो समझ में आना चाहिए। तो ये ने लगते ही चाहे संज्ञा हो स्थान हो वो किस में चल देता है, कर्ता कारक में प्रयोग में आता है। ठीक, इसके बाद आ जाइए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में पर, ऊपर, नीचे स्थानवाचक जितने क्रिया विशेषण हैं दोस्तों वो सारे के सारे इसमें प्रयोग में आ सकते हैं। अधिकरण कारक और
स्थानवाचक क्रिया विशेषण में सिमिलैरिटी है, बराबर का भाव रखते हैं, इसमें प्रयोग किया जा सकता है। वैसे ही संबोधन कारक है अरे रे ओ अहो, ये संबोधन करने के लिए हम लोग प्रयोग में लेते हैं, और ये विस्मयादि बोधक अव्यय में भी ये प्रयोग में आता है। मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय जो है वो क्या संबोधन कारक में प्रयोग में लिए जा सकते हैं। दोनों के भाव में समानता होती है, दोनों के अर्थ में समानता होती है, दोनों एक ही जगह प्रयोग होते हैं। एक चीज इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, संबोधन कारक कभी भी वाक्य के बीच में नहीं आता है, ठीक है, ये वाक्य से पहले ही प्रयोग में आता है। अब एक एक पर चर्चा करते हैं दोस्तों। पहले कर्ता कारक, फर्स्ट आपका कर्ता कारक। देखिए दोस्तों, कर्ता जो है ऐसे मैं कभी कभी लिखता हूँ, कभी ऐसे लिख देता हूँ, तो इसके पीछे क्या स्थिति है तो ये जानिएगा। ये कर्ता जो है ये संस्कृत मूल भाषा में जो है कर्ता का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है, लेकिन हिंदी में यहाँ पर ऐसे प्रयोग करते हैं। आप दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको भ्रमित ना हो इसलिए बता दिया। कर्ता कारक क्या होता है तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है। कर्ता कारक क्या है, कर्ता कौन जो कार्य को करता है, ठीक है, कर्ता कौन है जो कार्य को करता है। कर्ता मतलब क्या होता है, करने वाला। कर्ता मतलब क्या, करने वाला। क्या करने वाला, दंगा नहीं, कार्य। दंगा करना भी उसके लिए कार्य है, वो गलत काम हो जाता है, ठीक है। तो करने वाला क्या होता है दोस्तों, कर्ता होता है। परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए परिभाषा पहले मैं लिख देता हूं, फिर स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में कार्य के करने वाले का बोध हो उसे क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे, ठीक है। चलिए, संज्ञा वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने वाले का, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। तो कर्ता मतलब करने वाला, क्या करने वाला, वाक्य में क्रिया का करने वाला जो है वो करता है, ठीक। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो वाक्य में, वही क्या है दोस्तों, कर्ता कारक होता है। उदाहरण 680 कुछ भी लिख दीजिए आप, जैसे मोहन आम खाता है, वह विद्यालय में पढ़ता है। सीमा रायपुर जाएगी। इससे 50 उदाहरण आप लिख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर चौथा, सरकार ने पेट्रोल डीजल का दाम फिर बढ़ा
दिया, ठीक है। पांचवा, किसान किसानों ने आंदोलन किया। से 50,000 उदाहरण लिख सकते हो, मैं कितना लिखूं, ठीक है। जो वाक्य में कार्य करने वाला आपको बहुत अच्छे से पता है, जो चीज़ आपको बताना है वो मैं बताते हुए चलता हूँ। मोहन ने आम खाया, मोहन आम खाता है। इसमें दोस्तों आपको दो चीज़ें याद रखनी है। कर्ता कारक में एक कौन से प्रश्न करेंगे या किसने, कौन से या किसने से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो कर्ता कारक का पहचान होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। मोहन आम खाता है, कौन खाता है, मोहन आम खाता है। मोहन यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक है, ठीक है। वह विद्यालय में पढ़ता है, कौन पढ़ता है, वह पढ़ता है। सीमा रायपुर जाएगी, कौन जाएगी, कौन के साथ प्रश्न करिए, यहाँ पर कौन जाएगी, यहाँ पर कौन पढ़ता है, तो उत्तर आएगा सीमा, ठीक है। यहाँ पर सरकार ने पेट्रोल डीजल का दाम फिर से बढ़ा दिया, किसने बढ़ा दिया, यहाँ पर क्या बढ़ा दिया नहीं, तो क्या बढ़ा दिया, तो दाम। यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग होगा वहाँ पर आपको किसने से प्रश्न करना पड़ेगा। क्या से प्रश्न करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या से प्रश्न करोगे तो आंसर आपका गड़बड़ आएगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जहां पर भी ने विभक्ति का प्रयोग होगा वहां किसने लगाकर प्रश्न करिए। किसने बढ़ा दिया, सरकार ने बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया दोस्तों, कर्ता कारक का उदाहरण हो गया। किसानों ने आंदोलन किया, किसने किया, क्या किया बोलोगे तो आंदोलन आ जाएगा, गलत हो जाएगा। किसने किया, किसानों ने किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसान, सरकार और जो सीमा वह मोहन, ये सभी दोस्तों क्या है, करता है, ठीक है। सभी के सभी क्या हैं, करता है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, देखिए यहाँ पर ने विभक्ति आ रही है तो याद ध्यान रखिएगा, ने विभक्ति जो है जब भी ने विभक्ति कर्ता के साथ तभी प्रयोग में आएगी जब वाक्य जो है वो भूतकाल का होगा, ठीक है। तो यहाँ जब ने विभक्ति प्रयोग कर दिया जाता है, ने विभक्ति का जब भी प्रयोग कर दिया जाता है, अगर वाच्य हमारे प्रकरण में नहीं है इसलिए वाच्य पर चर्चा हम नहीं करेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, तीन चीज़ें क्लियर होती है। एक वाक्य जो है वो भूतकाल का वाक्य है, दो जो वाक्य है वो सकर्मक वाक्य है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, और वाक्य जो है वो कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो ये तीन चीजें आपका क्लियर होता है ने विभक्ति का प्रयोग जब भी हुआ। अब ने विभक्ति का हुआ मतलब वो जो है वो वाक्य जो है वो भूतकाल का ही वाक्य होगा, ठीक है। और दूसरा सकर्मक क्रिया होगी, तो इसको अकर्मक सकर्मक की दृष्टि से भी याद रखें, क्रिया वाली दृष्टि से, और इसके लिए भी याद रखिएगा कि भूतकाल, क्योंकि काल हमारे पोर्शन में है तो काल पर चर्चा करेंगे, तो काल जो है वो भूतकाल का वाक्य होगा। अब कौन सा होगा, आसन्न भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, या जो भी है वो हम लोग आगे चर्चा में लेंगे। तो इस यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, ये ने विभक्ति का मामला है। इसके बाद दोस्तों कई बार जो है विभक्ति रहित भी प्रयोग होता है, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा मोहन खाना खाता है, इसमें विभक्ति नहीं है लेकिन मोहन जो है वो करता है, ठीक है। कभी कभी जैसे वह बाजार गया, मैं खेलने चला गया, वो वहाँ जाएगा, जैसे राम जयपुर जाएगा, वो दिल्ली जाएगा, जो भी है। तो यहाँ पर ये सारे शब्द में जो उसको देखिएगा आप लोग ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी जो है ये कारक कर्ता कारक होंगे, ठीक। अब आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली चीज़ है, कर्ता कारक के अलावा कभी कभी से विभक्ति का प्रयोग भी होता है, और वो भी वहाँ पर कर्ता कारक ही होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा है कि आप वाक्य को ध्यान में रखेंगे
उसके हिसाब से आप लोग फैसला करेंगे दोस्तों। वाक्य को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए, जैसे हो गया उसको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विभक्ति क्या लगी है दोस्तों, को विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ठीक है। विभक्ति क्या लगी है, को। इसके बावजूद वो जो है वो कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, क्योंकि क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की। और किसको पढ़ना चाहिए, चाहिए वाले जो क्रिया रूप होते हैं उनमें जो दोस्तों इसमें भले ही को विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन ये जो है कर्ता कारक के अंतर्गत ही आती है। इसको विशेष रूप से आपको अंडरलाइन करके ध्यान रखिए, ठीक है। क्या कि ने विभक्ति के अलावा को विभक्ति भी जो है कर्ता कारक में प्रयोग में आती है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे। जैसे इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे उसको पढ़ना चाहिए या उसको कल स्कूल जाना है, ठीक है, उसको कल स्कूल जाना है। इस प्रकार से जो वाक्य है वो कर्ता कारक में आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कर्ता कारक। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बताइए इसमें बहुत सारी डेप्थ वाली चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन डेप्थ इतना ना हो कि आप डूब जाएं, ठीक। इसीलिए मैं उतना ही लेवल तक लेके चल रहा हूँ दोस्तों। पहले ही बता देता हूँ मैं, जितना आपके एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, पूछे जाते हैं, उन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं उन सभी चीज़ों को सम्मिलित करके नहीं चल रहा हूं, क्योंकि वो फिर आपको भ्रमित करेंगे बहुत ज़्यादा और वो पूछी नहीं जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ही हम लोग ये कुछ बिंदुओं को लेकर चला जा रहा है, और जो भी बिंदु है वो 100% प्रूफ है, तभी उसके लेवल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा जो है वो आ जाएगा आपका कर्म कारक। कर्म कारक, और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है दोस्तों को। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है दोस्तों, को। क्या होता है, को। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, को। अगर इसकी कर्म आप पढ़े हो, सकर्मक का क्रिया में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। कर्म कारक क्या होता है दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से या कि जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, ठीक है। क्रिया का फल एक तो कर्ता पर पड़ता है, दूसरा कर्म पर पड़ता है। जब कर्ता पर पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है, और जब कर्म पर पड़ता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रिया में, जब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक। यहाँ पर देखिए कर्म कारक क्या हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े वही तो क्या है, कर्म कारक है। तो सिंपल सी परिभाषा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कर्म कारक
कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, क्या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। ठीक है, जैसे लें शिक्षक ने बच्चों से पाठ पढ़ाए। शिक्षक ने बच्चों से पाठ पढ़ाए। ठीक है, और ले लीजिए, आपको कुछ भी बना लीजिए। कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य है दोस्तों। यहां पर देखिए इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो को है। ठीक है, तो को कहां पर लगा है? को यहां पर लगा हुआ है। भारतीय सेना ने, ठीक, कर्ता कारक कौन है? भारतीय सेना, बर्बाद कर दिया। बहुत टाइम कर रहा था पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह, तो ये कर्ता हो गया। किसको बर्बाद कर दिया? पाकिस्तान को। ठीक है, यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह है, तो आप क्या लगाएंगे? किसको। ठीक है, यहाँ पर पहचानने के लिए अगर को विभक्ति रहित है, को विभक्ति नहीं है, तो आप क्या लगाकर प्रश्न करेंगे? और को विभक्ति के साथ है तो आप किसको लगाकर प्रश्न करेंगे? क्रिया से। किससे करेंगे? क्रिया से। ठीक है, तो जो उत्तर आएगा वो कर्म कारक होगा। ठीक, किसको बर्बाद कर दिया? पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर पाकिस्तान हो गया यहाँ पर आपका कर्म कारक। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में देखिए आप लोग, शिक्षक ने बच्चों से पाठ पढ़ाए। यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। यहीं पर लिख देता शिक्षक ने बच्चों को, तो यहाँ पर बच्चों जो है क्या हो जाता? कर्म कारक। लेकिन मैंने क्या लिखा है? बच्चों से पाठ पढ़ाए। क्या पढ़ाए? पाठ पढ़ाए। ठीक है, क्या पढ़ाए? पाठ पढ़ाए। ठीक, इसको ध्यान में रखने का प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है ये। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, शिक्षक ने बच्चों से, खुद पाठ नहीं पढ़े, पाठ पढ़ाए। किससे पढ़ाए? बच्चों से पढ़ाए। ठीक है, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है, ये याद रखिएगा। पाठ पढ़ाए, क्या पढ़ाए? पाठ पढ़ाए। पाठ जो है वो कर्म कारक हो जाता है। ठीक है, और कृष्ण ने कंस को मारा, तो यहाँ पर स्पष्ट है कंस जो है वो कर्ता कारक है, सॉरी कर्म कारक है, और कंस जो है वो कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और जो मैं उस समय डिस्कस किया था, को विभक्ति का प्रयोग जो है हमेशा सजीव के साथ होता है। को विभक्ति का प्रयोग हमेशा सजीव कर्म के साथ होता है, जो गौण कर्म होता है दोस्तों। क्या होता है? गौण कर्म होता है। ठीक है, और जिसके साथ नहीं होता है वो मुख्य कर्म, मुख्य जो कर्म है उसके साथ जो है, और जो निर्जीव होता है उसके साथ
को का प्रयोग, को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, सजीव कर्म के साथ जो गौण कर्म कहलाता है, ये सकर्मक कर्मक क्रिया में पढ़े थे, उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग होगा। और जो मुख्य कर्म और निर्जीव कर्म होता है, उसके साथ मुख्य कर्म ही निर्जीव कर्म होगा और उसके साथ जो है को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। इस चीज़ को आप विशेष रूप में ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसी सेंटेंस को हम लोग अगर चेंज कर दें, शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो ये बच्चों सजीव है दोस्तों, इसीलिए इसके साथ कर्म का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर पाठ निर्जीव है, इसीलिए इसके यहाँ पर जो है कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग दूसरा लिखें, राम पत्र पढ़ता है। ठीक है, राम पत्र पढ़ता है, या पढ़ने वाला क्रिया ना लें तो लिखें सरिता गीत गाती है। ठीक है, क्या गाती है? गीत गाती है। तो गीत तो कर्म है, लेकिन यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि ये निर्जीव है। यहाँ पर अगर को लगा दे तो सरिता गीत को गाती है, ये सब अशुद्ध हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, निर्जीव के साथ प्रयोग में नहीं आएगा। यही इसका मेन क्या है, उद्देश्य है आपको समझाने का। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखना है, हमेशा दोस्तों जो को विभक्ति है वो किसमें, कर्म कारक में नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दान में दिए। भाई ने बहन को 500 रुपये, 500 रुपये भाई ने बहन को, वैसे देता नहीं है, देगा तो 5,000, चलो 50,000 कर दो। भाई ने बहन को 50,000 रुपये दिए। रमेश ने सुरेश को 1,000 रुपये दिए। माँ ने धोबी को वस्त्र दिए। माँ ने धोबी को वस्त्र दिए। 5वां, माँ ने भिखारी को वस्त्र दिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये वाक्य आप लोग के सामने है। अब इसमें दोस्तों सभी में ध्यान रखिएगा, को विभक्ति का प्रयोग हुआ, इस पर और भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, अगर आपका ध्यान में होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक, और उदाहरण आ सकता है इसमें। ठीक, मैं समझाने के लिए इतना इनफ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ये गरीब, लेकिन यहाँ पर ये कर्म कारक नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ये संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा, संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर एक विशेष नियम याद रखिएगा, जहाँ दान में चीज़ें दी मानी हुई होती है, वहाँ पर मैं नोट करके लिखवाया था, यहाँ भी आप नोट करके लिख सकते हो। जहाँ पर दान उपहार चीज़ें दी जाती है या जब किसी चीज़ को दिया जाता है और उसको वापस लेने की जो है वो इच्छा नहीं होती है, तो वहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता है, संप्रदान। संप्रदान मतलब सब सम्यक रूप से उसको प्रदान कर देना, उसके लिए दे देना। वहाँ पर को जो है वो संप्रदान कारक की विभक्ति बन जाती है, क्योंकि संप्रदान का अर्थ होता है के लिए दे दिया, ठीक है, के लिए सम्यक रूप से उसको प्रदान कर दिया, ठीक। तो वो उसके लिए पूर्ण रूप से प्रदान कर दिया, वहाँ पर लेने का भाव नहीं है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। और अगर लेने का भाव होगा तो कर्म कारक होगा। अब दान दोगे तो लेने का भाव नहीं रहेगा, उपहार दोगे तो लेने का भाव नहीं रहेगा। किसी को बर्थडे गिफ्ट दिए तो लेने का भाव रहता है। मैं गलत बता दिया, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। भाई आप किसी को बर्थडे गिफ्ट देते हो, 1000 का आप कुछ दिए, तो आपके मन में भाव रहता है कि वो 1000 के बदले कम से कम 1500 का गिफ्ट मुझे मिले, ये तो रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो देना नहीं है। आप अगर 1000 रुपए का गिफ्ट दिए हो तो उसी गिफ्ट को वापस ले, ऐसा तो नहीं रहता ना। दूसरा गिफ्ट दे ये जरूर रहता है, लेकिन जो आप दिए उसको तो वापस दे, ऐसा नहीं रहता। तो वहाँ पर दोस्तों उपहार, दान, प्रेजेंट, पुरस्कार, किसी को फर्स्ट डिवीज़न का पुरस्कार, उसको एक मेडल दे दिया, अब वो स्कूल उससे जाके मेडल को वापस लेने का भाव रहता है कि नहीं भाई इस तेरे से झगड़ा हो गया, मेडल को वापस दो। पुरस्कार, उपहार, गिफ्ट, दान, जिसमें किसी चीज को दिया जाता है तो लेने का भाव ना हो, वहां पर संप्रदान कारक होता है। क्यों होता है ये भी बता दिया हूं दोस्तों। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए के अर्थ में प्रयोग होती है, और संप्रदान का अर्थ होता है सम्यक रूप से प्रदान कर देना, उसके लिए दे देना। तो जहां पर उसके लिए दे दिया गया है वहां पर कर्म कारक कैसे होगा, संप्रदान कारक होगा। तो यहां पर अब आप प्रश्न पर डिस्कस करिए। तो राजा ने गरीबों को कंबल दान में दिया, ठीक है, तो गरीबों को कंबल दान में दिया है राजा। उसके बाद राजा उन गरीबों से मांग कर ओढ़ेगा क्या कंबल को, कि भाई मेरे पास अब कंबल नहीं है, आप लोग कंबल वापस करो, नहीं ओढ़ेगा। तो यहाँ पर ये संप्रदान कारक का उदाहरण होगा। भाई ने बहन को 50,000 रुपए दिए, ठीक है, भाई ने बहन को दिए, संबंधवाचक से। आजकल कोई भाई बहन को नहीं दे रहा है, ये परम सत्य है। और 50-50 हजार रुपए तो बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जहाँ पर रिश्तेदारी है वहाँ पर अगर अच्छा भाई है, हाँ यहाँ पर अच्छे भाई, राम राज्य की बात हो रही है, तो अच्छे भाई जो है वो सब कुछ दान कर देते हैं अपनी बहन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भाई के रिलेशन में उसका फर्ज है दोस्तों, एक बाप अपने बेटा को देता है तो इस उद्देश्य से नहीं देता उससे वापस मांगे, माँ अपनी बेटी को देती है तो इस उद्देश्य से नहीं देती है कि वापस मांगे। जहाँ रिलेशनशिप आ जाता है तो वहाँ पर दोस्तों उद्देश्य हमारे वापस लेने का जो है वो नहीं रहता है, ठीक है, ये उसका फर्ज है, ठीक। क्या है, ये उसका फर्ज है, उद्देश्य वापस लेने का नहीं रहता है। और जहाँ वापस लेने का उद्देश्य नहीं है, जैसे भाई ने बहन को 50,000 रुपए दे दिए, ठीक है, लेकिन उससे वापस लेने का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कंबल वापस लेने का उद्देश्य नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। ये मैं नहीं कहता, ये व्याकरण का बुक कहता है कि जहाँ पर किसी चीज़ को दिया जाता है तो वहाँ पर वापस लेने का भाव नहीं है, तो वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। अगर एक भाई अपने बहन को पैसा देता है रिश्तेदारी में तो वो उसको वापस नहीं मांगता है, ये उसका फर्ज है, ठीक है, ये उसका फर्ज है, उसको दान नहीं दिया है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, रमेश ने सुरेश को 1000 रुपए दिए, दिए अर्थ है, दिए देना का अर्थ है, ठीक है, देना का अर्थ आ रहा है, तो यहाँ पर देना अर्थ दान का अर्थ में ध्यान देना। रमेश ने सुरेश को 1000 रुपए दिए, क्या दिए, रमेश ने सुरेश को 1000 रुपए दिए, ठीक। तो रमेश ने सुरेश को 1000 रुपए दिए, तो क्या वो नहीं लेने के लिए दिया है दोस्तों, क्या वो ऐसी सबको पैसा देते रहता है, ठीक है। जरा थोड़ा सा सोचिए, रमेश ने सुरेश को 1000 रुपए दे दिया, ठीक है, तो क्या वो इसलिए दे दिया कि वो उसको रख ले, ऐसी पैसे देते रहता है, ठीक। यहाँ पर
एक चीज याद रखिएगा, आपसे प्रश्न जब पूछेगा तो स्पष्ट रूप से मेंशन करेगा, और नहीं करेगा तो आपको सोचना पड़ेगा और सोच के आपको सही उत्तर लगाना पड़ेगा। आप देखिए, रमेश ने सुरेश को 1000 रुपये दे दिया, ठीक है, दिया। तो क्या रमेश सुरेश को ऐसी देते रहता है? क्या अन्य लोगों को भी देते रहता है? क्यों देता है? वापस लेने के लिए देता है ना, वापस लेने के लिए देता है। इसीलिए सुरेश जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? कर्म कारक होगा, ठीक है। सुरेश दोस्तों क्या होगा? कर्म कारक होगा। यहाँ पर रमेश ने सुरेश को उधार दिए, ये भी क्या होगा दोस्तों? कर्म कारक होगा। उधार दिए हैं, वो वापस लेगा, ठीक है, उसके लिए नहीं दिया है, उधार दिया है। ये हर किसी को पैसा नहीं देता है, ठीक। रमेश ने सुरेश को दे दिया, महेश को दे दिया, तो रमेश तो भिखारी हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान में दीजिएगा कि ये जो है रमेश सुरेश को 1000 रुपये दान दिए कि उधार दिए, ये आपको मेंशन रहेगा। और नहीं रहेगा तो प्रकृति के अनुसार आपको उस चीज को सोचना पड़ेगा कि वो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, माँ ने धोबी को वस्त्र दिए। तो धोबी को जो वस्त्र दिए धोने के लिए दिए दोस्तों, धोबी को इसलिए नहीं दिए जाके आप पहन लो सूट आराम करो, ठीक, ऐसा नहीं है। धोबी को वस्त्र दिए हैं, वापस लेने के लिए दिए हैं। तो यहाँ पर धोबी जो है वो दोस्तों कर्म कारक होगा। माँ ने भिखारी को वस्त्र दिए, तो भिखारी को वस्त्र दिए, सब में दिए हैं, सब में को है, लेकिन यहाँ पर इसकी प्रकृति अलग। भिखारी को दिए तो उसको वापस लेने के लिए नहीं दिखाए, भिखारी के लिए उसको दे दिया गया है दोस्तों, इसलिए भिखारी इसमें क्या हो जाएगा? संप्रदान, उसके लिए उसको प्रदान कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये संप्रदान कारक का उदाहरण होगा। के बाद इसी में थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं हम लोग, क्या? जब विशेषण शब्दों का प्रयोग, विशेषण शब्दों का जो प्रयोग है दोस्तों, जब विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है, एक मिनट, जब विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तब भी उसमें कर्म कारक होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे सज्जन, जैसे वृद्धों को मत रुलाओ, वृद्धों को मत रुलाओ। जैसे दुर्जनों को दूर भगाओ। जैसे सज्जनों के साथ बैठो, सज्जनों के नहीं, सज्जनों को घर बुलाओ। इस प्रकार का जैसे वाक्य आता है, ठीक है, सज्जनों को घर बुलाओ, दुर्जनों को दूर भगाओ, वृद्धों को मत रुलाओ। तो यहाँ पर ये विशेषण शब्द हैं और ये विशेषण शब्द के साथ भी को का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक का उदाहरण होगा, न कि आप यहाँ पर कर्ता कारक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कर्ता कारक नहीं करना है आपको, यहाँ पर ये जो है कर्म कारक होगा, क्योंकि मत रुलाओ, दूसरे को बोल रहे, रुलाने के काम दूसरे कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये वृद्धों को मत रुलाओ मतलब वृद्ध कर्ता कारक नहीं है, ये कर्म कारक है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, दुर्जनों को दूर भगाओ, ठीक है। तो दूर भगाने का काम जो भी है हम कर रहे हैं, हम किसी को बोल रहे हैं दुर्जनों को दूर भगाओ, तो दुर्जनों को, ठीक है। यहाँ पर ये जो है विशेषण है संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर को विभक्ति है, कर्म कारक में आएगा। इसको दूर भगाने का काम दुर्जन नहीं कर रहा है। विशेष रूप से ध्यान रखना, संजनों को घर बुलाओ। तो ये विशेष रूप से इसको आप ध्यान में रखेंगे, जो तथ्य हैं कर्म कारक के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जितनी आज चर्चा हुई है, कर्ता कारक और कर्म कारक, इनको आपको अच्छे से मेहनत करके क्लियर करना है, ठीक है। और इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो आपके दिमाग से आउट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाना चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपके व्याकरण में वो चीज़ें मिलेंगी ही नहीं और आप फिर प्रश्नों का अंबार करेंगे तो वो चीज़ें हमसे पूछी नहीं जाती हैं।
मैं देखता हूं, अगर उसमें से और कुछ आपको बताने लायक होगी तो ज़रूर उस पर चर्चा करूंगा। इतना सफिशिएंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से इन तथ्यों के साथ में। ठीक, चलिए तो आगे हम लोग करण कारक और संप्रदान से लेकर फिर पूरा डिस्कस करेंगे कल की कक्षा में। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूं कि आज जो हम लोग पढ़े थे वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी यूं ही अध्ययनरत रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।